हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। और इसमें हम पढ़ रहे थे कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में। और इसमें मैंने बहुत सारी आपके को बातें बताई थी कि रशिया गए थे एम एन रॉय और बहुत सारे लीडर, और वहाँ से हमारे देश के जो कम्युनिस्ट हैं वो भी प्रभावित थे। भारत में एक आप ध्यान देना है कि कम्युनिस्ट जो है कभी भी रेडिकल्स नहीं रहे। मतलब इसका मतलब ये था कि उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, लोकतांत्रिक जो इलेक्शन प्रक्रिया हमारी उसमें इससे कुछ लोग थे जो कम्युनिस्ट तरीके से भारत में कम्युनिज्म फैलाना चाहते थे, लेकिन भारत की जनता ने और भारत का समाज उसे स्वीकार नहीं करता। इस वजह से मार्क्सवाद कोई ज़्यादा हमारे यहाँ मतलब लोकप्रिय नहीं है। In early 1920s, communist group emerged in different part of India, taking inspiration from the Bolshevik revolution in Russia. रशिया में आपको पता है 1917 में, जिसे अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं, अक्टूबर रेवोल्यूशन, 9th में आपने इस के बारे में पढ़ा होगा, हिस्ट्री के चैप्टर में ये बड़े डिटेल से दिया हुआ है। रशियन रेवोल्यूशन जो है व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में हुई, और वो ऐसे लोग थे जो वन पार्टी जो कम्युनिस्ट है, और वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो, संगठित हो वो पार्टी, उन लोगों के द्वारा जिनकी विचारधारा एक जैसी है, वो एक आइडियोलॉजी में विश्वास करते हों कि जो है सभी उद्योग धंधे वो सरकारी कंट्रोल में होने चाहिए, समाज में रिच और पुअर के बीच में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, और अगर गैप है तो अगर फोर्सली भी वो गैप खत्म करना पड़े तो वो खत्म कीजिए। और रशिया के बहुत सारे लोग जिन्होंने बोल्शेविक पार्टी में हिस्सा लिया था, बोल्शेविक क्रांति में हिस्सा लिया था, वो भी बाद में उनकी अत्याचार से, उनकी जो बहुत ज़्यादा टॉर्चर जो होने लगे थे लोग वहाँ, उससे मना कर दिया। उन्होंने उसका विरोध किया था कि नहीं, इस तरह का कम्युनिज्म या इस तरह का सोशलिज्म समाज में नहीं अपनाना चाहिए। और बाद में अपने ही पार्टी के जो लोग जो विरोध कर रहे थे रशिया में, उसको दबाया गया था, कुचला गया था, जेलों में डाल दिया गया था। तो इस तरह से मैं कह सकती हूँ कि पूरी तरह से तो भारत की जो जनता है वो या भारत में इसको जन लोकप्रियता नहीं मिली, लेकिन कुछ ना कुछ ये कुछ राज्यों में ये अपना मतलब शासन स्थापित करने में कामयाब हो गए, वो भी लोकतांत्रिक तरीके से इलेक्शन के द्वारा। ठीक है। फ्रॉम 1935 द कम्युनिस्ट वर्कर पार्टी वर्कड मेनली फ्रॉम विद इन द फोल्ड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये पार्टी जैसे समाजवादी पार्टी नेशनल कांग्रेस के अंदर ही काम कर रही थी, इसी तरह कम्युनिस्टों का एक धड़ा एक अलग आइडियोलॉजी लिए हुए कांग्रेस में ही काम कर रहा था। December 1941, when the communists decided to support in the Britain in their war against Nazi Germany, unlike other non-cooperation party, that CPI had a well-oiled party machinery and a dedicated cadre at the time of independence। देखो इसमें क्या हुआ, 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, 1939 से शुरू हो गया था, और भारत की जो कांग्रेस पार्टी थी, मेन लीडर थे उसके, उन्होंने ये सोच लिया था कि हम भाग नहीं लेंगे, हम ब्रिटेन का साथ नहीं देंगे जो आपकी इसमें सेकेंड वर्ल्ड वार में, क्योंकि हमने फर्स्ट वर्ल्ड वार में भाग लेके देख लिया था और उसका हमें बुरा नतीजा भुगतना पड़ा था। भारत की जनता और भारत के लीडर ये सोच रहे थे कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार है उसमें एक बड़ा फायदा उठाया जा सकता है भारत को आज़ाद करवाने में। इसलिए कांग्रेस ने डिसाइड किया कि ना तो हम ब्रिटेन का युद्ध में सपोर्ट करेंगे, इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, एक नॉन क्विट भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया गांधी जी ने। क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं, वो उसके तहत अंग्रेजी सरकार पे दबाव डाला कि आप भारत छोड़ दें। महात्मा गांधी ने तो ये कहा था कि आप कहते हैं हमारे देश में अराजकता फैल जाएगी आपके जाने के बाद, तो आप अराजकता में ही भारत को छोड़ दें, हम खुद ही निपट लेंगे हमारी अराजकता से।
लेकिन कम्युनिस्टों का उस टाइम आइडियोलॉजी अलग थी, कांग्रेस से अलग थी। कांग्रेस ने तो क्या मैंने बता दिया कि वो ना तो अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, बल्कि आंदोलन छेड़ने की कोशिश कर रहे थे। सीपीआई, क्योंकि रूस जो है, रशिया जो है, वो इंग्लैंड के एक साथी के रूप में, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, ये लोग रसिया के साथ मिलकर लड़ रहे थे, जर्मनी, इटली और जापान के साथ। जापान पे बॉम्ब भी कराए इन्होंने बाद में। तो अब जो हमारे कम्युनिस्ट थे, क्योंकि उनकी सिंपैथी रशिया के साथ थी, क्योंकि साम्यवादी जो देश हैं वो साम्यवाद जो मानता है कि मजदूरों का तो कोई देश ही नहीं होता, सारे मजदूर भाई भाई हैं, तो आइडियोलॉजी में वो रशिया को अपने करीब मानते थे कि आइडियोलॉजी हमारी रशिया के नज़दीक है, तो चाहे भारत के नेता चाहे कुछ भी कहें या नहीं, हमें रशिया का साथ देना चाहिए। अजीब सी आइडियोलॉजी थी ये, पता नहीं क्यों, क्योंकि देश से ऊपर तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन इन्होंने कांग्रेस का और नेशनल मूवमेंट का विरोध करना शुरू कर दिया, और इंग्लैंड का इन्होंने कहा कि इंग्लैंड का सपोर्ट करो, और इस वजह से ये काफ़ी जनता में लोकप्रिय भी हुए। तो ये कांग्रेस से अलग हो गई इस मैटर पे। In 1941, when the communists decided to support the British in their war against Nazi Germany, unlike other non-Congress parties, the CPI had a well-oiled party machinery and dedicated cadre at the time of independence. मतलब इन्होंने उस टाइम मतलब भाग तो नहीं लिया नेशनल उसमें, लेकिन इसका एक बहुत अच्छा दूसरा धड़ा जो भारत के इंडिपेंडेंस को सबसे सर्वोपरि मानते थे, देश के लिए सर्वोपरि थे, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। जैसे जयप्रकाश नारायण थे, अरुणा आसिफ अली, ये बहुत सारे नेता थे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया देश को आज़ाद करवाने के लिए। इंडिपेंडेंट रेज अगेंस्ट डिफरेंट वाइज इन द पार्टी, द बेसिक क्वेश्चन दैट ट्रबल्ड द पार्टी वाज द नेचर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वाज इंडिया रियली फ्री और वाज फ्रीडम ए सेम। अब इनकी आइडियोलॉजी अलग थी, तो ये सारा देश जब खुशी मना रहा था भारत आज़ाद होने पर, लेकिन इनको अभी भी लगता था कि भारत कोई आज़ादी नहीं मिली भारत को। क्यों? क्योंकि भारत का जो गरीब व्यक्ति था, पुअर, वो चाहे अंग्रेजों के शासन में रहे चाहे भारतीयों के शासन में, उनकी समस्या में तो कोई समाधान नहीं हुआ ना, उनकी रह गई। अगर वो आज़ाद होने के बावजूद भी गरीब हैं, कमज़ोर हैं, और उनके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही, तो इसका मतलब क्या है कि आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि कम्युनिस्ट चाहते हैं कि सभी व्यक्ति आज़ाद रहें, सभी व्यक्तियों को इकोनॉमिक राइट्स मिले, वो पॉलिटिकल राइट्स की बजाय इकोनॉमिक सोशल राइट्स देने की बात करते हैं, जो रिच और पुअर का गैप है उसे ख़त्म करने की बात करते हैं। तो इस वजह से इनको लगा कि भारत आज़ाद नहीं हुआ है जब तक इसमें से गरीबी अमीरी का रतबा नहीं खत्म होता। Soon after independence, the party thought that the transfer of power in 1947 was not true independence and encouraged violent uprising in Telangana. पहले तो देखो कम्युनिस्ट वहाँ भी लड़ रहे थे, जो हैदराबाद की स्टेट थी वहाँ भी, इसके साथ साथ वो तेलंगाना में भी लड़ रहे थे। तेलंगाना में उसी टाइम आपको लैंग्वेज का कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया था, तो उन्होंने सोचा कि 1947 में जो आज़ादी मिली है वो कोई आज़ादी सही नहीं है, तो इन्होंने वायलेंट मतलब तरीके से भेदभाव ख़त्म करने की कोशिश करनी शुरू कर दी। द कम्युनिस्ट फेल टू जनरेट पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर पोजीशन एंड वर क्रस्ड बाय द आर्म्ड फोर्सेस। जो कम्युनिस्ट हैं वो पॉपुलर सपोर्ट उनको नहीं मिला, और मतलब लोगों का सपोर्ट नहीं मिला, और आर्मड फोर्सेस के द्वारा उन्हें क्रैश किया गया, मतलब दबाया गया। दिस फोर्स्ड देम टू रीथिंक देयर पोजीशन। अब उन्हें समझ में आ गया कि भारत जैसी सोसाइटी में इस तरह की भी आइडियोलॉजी नहीं चलेगी। आप किसी भी देश की आइडियोलॉजी जबरदस्ती किसी समाज के मूल्यों पर नहीं थोप सकते, क्योंकि हर समाज का मूल्य अलग है, हर समाज में कंडीशंस अलग हैं। तो इस वजह से उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने अपनी जो वायलेंस की नीति थी वो छोड़ दी, और उन्होंने भारत की
डेमोक्रेटिक प्रक्रिया जो प्रोसेस थी कि सरकार बनने की, उसमें भाग लिया और सबसे बड़ा दल उभर कर आई है 16 सीटों के साथ। उस टाइम यही सबसे बड़ा दल था और बहुत सारे राज्यों में तो इसका अच्छा सपोर्ट मिला जनता को, जैसे आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार और केरला। वेस्ट बंगाल में लगातार इन्होंने 30-35 साल तक शासन किया है। अब तो ये तृणमूल कांग्रेस आ गई है ममता बनर्जी की, लेकिन जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी रही है बंगाल में वो सीपीआई ही रही है। केरला में आज भी इन्हीं की सरकार है। बिहार और आंध्र प्रदेश में भी इनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है। कर्नाटक में भी अच्छी इनकी पॉलिटिक्स में अच्छी छवि है। बहुत सारे नेता इसके हैं, अच्छे लीडर रहे हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे ए के गोपालन के बारे में इन्होंने लिखा। ये केरला के लीडर थे, कांग्रेस पार्टी में काम करते थे, बाद में इन्होंने सीपीआई को ज्वाइन कर लिया 1939 में। आफ्टर द स्प्लिट इन कम्युनिस्ट पार्टी के टुकड़े होते रहे हैं भाई लगातार। 1964 में अब जो फाइनल वो हुआ था स्प्लिट, वो 1964 में हुआ था भारत चीन के युद्ध के बारे में। मतलब भारत और चीन का जब युद्ध हुआ तो एक धड़ा भारत में सीपीआई का ये भी था कि वो चाइना के लिए सिंपैथी रखते थे, जबकि उनका देश भारत था। तो ऐसे में एक धड़ा जो एक ग्रुप जो था वो भारत के साथ था, भारत को सपोर्ट कर रहा था अपने देश को, तो वो उनका मेजर डिवीज़न हो गया था। अब इनकी जगह एक पार्टी सीपीआई-एम हो गई है और सीपीआई है मार्क्सवादी। एम का मतलब होता है मार्क्सवादी और एल का मतलब होता है लेनिनवादी। ठीक है, इसके प्रमुख नेता याद रख लेना, ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में कभी पूछ लिए जाते हैं। एक बार पूछा गया था कि S.A. डांगे किस पार्टी से रिलेटेड है, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी से हैं, सीपीआई से। ए.के. गोपालन, E.M. नंबूरीपाद, ये आप जानते होंगे केरल के सबसे पहले चुने हुए मुख्यमंत्री बने थे। P.C. जोशी, अजय घोष, P. सुंदरैया वर अमंग देम notable leader of the Congress of the CPI. The party went through a major split in 1964 following the ideology rift between Soviet Union and China. चाइना और सोवियत यूनियन को लेकर इनमें काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट थे। एक गुट था जो सोवियत रशिया की तरफ था, क्योंकि उस टाइम देखो क्या हुआ था, आइडियोलॉजी कैसे बदलती है, विचार कैसे बदलते हैं। हाल फिलहाल में आप चाइना और भारत के क्राइसिस काफ़ी देख रहे हो और अमेरिका हमारे साथ है। लेकिन अगर इतिहास उठा के देखोगे तो चाइना के एक बड़ा अच्छा दोस्त रहा है अमेरिका। चाइना का एक अच्छा बड़ा दोस्त रहा है रशिया। कभी रशिया और चाइना अमेरिका से लड़ते थे कोल्ड वार के समय। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें होती हैं ये फॉरेन पॉलिसी की। जो फॉरेन पॉलिसी होती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, उसमें कोई शत्रु और मित्र नहीं होता। एक समय था जब कोल्ड वार चली हुई थी। कोल्ड वार के समय आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ोगे। कोल्ड वार के समय चाइना और रशिया ये एक फ्रंट पे थे, क्योंकि ये कम्युनिस्ट कंट्री थे। आइडियोलॉजी की लड़ाई भी मानी जाती है कोल्ड वार। और दूसरा फ्रंट था अमेरिका। ओके, अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे। इन्होंने 1971 में चाइना का दौरा किया और रातों रात चाइना और रशिया में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गई। इससे पहले भी कॉन्फ्लिक्ट थे, ऐसी बात नहीं। 1964 में ही, क्योंकि भारत का झुकाव रशिया की तरफ हो गया था, रशिया का झुकाव मतलब भारत और दूसरे देशों की तरफ था, चाइना से उसका प्रभाव घटता जा रहा था, तो इनमें किसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गए। चाइना अचानक अमेरिका के साथ चला गया। ओके, रशिया भारत की तरफ आ गया, अमेरिका भारत का दुश्मन बन गया, पाकिस्तान का दोस्त हो गया। ठीक है, और उसके बाद भारत की जो पॉलिटिकल पार्टियां वो एक तरफ एक ग्रुप था वो रशिया की तरफ, एक ग्रुप चाइना की तरफ हो गया। मतलब इस तरह से आइडियोलॉजी बदलती हैं और धीरे धीरे क्या हुआ, पावर शिफ्टिंग कहाँ होगी। अब 2000 के बाद अमेरिका को रियलाइज हुआ कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, कि इंडिया एक IT हब है, इंडिया से बहुत हम अगर व्यापार करेंगे तो बहुत फायदा हो जाएगा। और चाइना के जो सामान सारा हर जगह बिक रहा है, मार्केट छीन रहा है चाइना अमेरिका की,
और अमेरिका की और चाइना की कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि सामान बेचने की है। जो आपको 18वीं शताब्दी में दिखाई दे रहे थे ना, ब्रिटेन के चीन कि ब्रिटिश कंपनियां, फ्रांसीसी कंपनियां, पुर्तगाली कंपनियां आपस में कैसे लड़ रही थी उपनिवेशों के लिए, अभी हाल में यही चीज़ है। चाइना का सामान मार्केट में बढ़ गया, उन्होंने रिप्लेस किसको कर दिया? अमेरिका के सामान को। अब अमेरिका चाहता है कि चाइना पर किसी न किसी तरह कंट्रोल किया जाए, उनको भारत एक ऑप्शन दिखाई देता है। यूज एंड थ्रो की नीति है। पाकिस्तान को उन्होंने छोड़ दिया, जबकि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा हथियार देने वाला इंडिया के खिलाफ ये अमेरिका ही है। तो इस तरह से जो देशों की नीतियाँ बदलती रहती हैं, इस तरह हमारी जो पार्टी थी सीपीआई, इसका भी वो हो गया, स्प्लिट हो गया। अब हम सोशलिस्ट पार्टी के बारे में था और आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे। कांग्रेस के आइडियोलॉजी में ये बीच बीच में मेजर पॉलिटिकल पार्टियां आती है, डिस्कस करना ज़रूरी होता है। सम ऑफ दीज लाइक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी लेटर सेपरेटेड फ्रॉम द कांग्रेस एंड बिकम ऑपोजिशन पार्टी। 1947 में सोशलिस्ट पार्टी इंडिया 48 में बल्कि कांग्रेस से अलग हो गई। कांग्रेस की ही मेजर जो है अपोजिशन पार्टी बन गई। डिस्पाइट डिफरेंस रिगार्डिंग द मेथड, स्पेसिफिक प्रोग्राम एंड पॉलिसीज, द पार्टी मैनेज टू सर्टन कंटेन इफ नॉट रिजॉल्व डिफरेंसेस एंड बिल्ड ए कॉन्सेंस। टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट, ये कांग्रेस को दिखा रहे हैं कि कांग्रेस एक बड़ा कोएलिशन क्यों बनी। इसमें सहन शक्ति है। सहन शक्ति का मतलब हमारे देश में भिन्न भिन्न ग्रुप वाले लोग हैं और उनके भिन्न भिन्न इंटरेस्ट हैं, भिन्न भिन्न कल्चर के लोग हैं, भाषाओं के लोग हैं, रीजन के लोग हैं, विचारों वाले लोग हैं। कांग्रेस में ये ताकत है कि वो हर तरह के विचार, आइडियोलॉजी, कल्चर, रिचुअल्स सबको मैनेज कर सकते हैं। मतलब हर लोगों के लिए, हर तरह के लोगों के लिए वहाँ जगह है। जैसे कुछ पार्टियां कट्टरपंथी पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां हैं, वो दूसरी भाषा को सहन नहीं कर पाती। जैसे तेलुगु देशम पार्टी, वो मतलब जो तेलुगु आइडेंटिटी है उसको मानती है। द्रविड़ संस्कृति, द्रविड़ पार्टी है डीएमके, वो द्रविड़ संस्कृति को मानती है। तो लेकिन कांग्रेस एक ऐसी चीज, जैसे बीजेपी को मानते हैं कि ये हिंदुओं की पार्टी है, ब्राह्मणों की पार्टी है, लेकिन और इसकी विचारधारा का, लेकिन कांग्रेस एक ऐसी है जहाँ हर कोई मतलब इसमें शामिल हो सकता है। टॉलरेंस है इसमें आइडियोलॉजी को सहन करने की, दूसरे के इंटरेस्टों में बैलेंस करने की, मैनेज करने की इसमें कैपेसिटी थी। द कोएलिशन लाइक कैरेक्टर ऑफ द कांग्रेस गिव इट्स एन अनयूजुअल स्ट्रेंथ। मतलब कांग्रेस ऐसा, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें कि वो अगर सरकार बनती दिखती है तो किसी के भी साथ समझौता कर लेती है, अगर कोएलिशन गवर्नमेंट उन्हें बनानी है तो। फर्स्टली ये कोएलिशन, जैसे एक बड़ा एग्जांपल मैं देती हूँ कर्नाटक का। कर्नाटक में चुनाव हुए शायद 2018 की बात है, 17-18 में इलेक्शन हुए। कर्नाटक में 35 सीटें आई। देवगौड़ा जो सीपीआई सरकार वो हैं वहाँ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसकी 35 सीटें आई। बीजेपी की आई शायद 104 और कांग्रेस की थी मेरे ख्याल से 72-73 सीटें, ऐसी कुछ थी। और जो ये सरकार थी, ये 4-5 सीटों से सरकार नहीं बना पा रही थी, मतलब इनको कम थी इतनी सीटें। बीजेपी की फुल मेजोरिटी में नहीं थी। फुल मेजोरिटी में तो कोई नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ा दल जो है वो बीजेपी थी। ये लोकतंत्र के लिए भी मतलब एक गलत चीजें होती हैं। रातों रात राहुल जी ने आदेश दिए, जो देवेगौड़ा के बेटे हैं, मुझे नाम ध्यान याद नहीं है, कि आप मुख्यमंत्री बनिए चाहे कुछ बनिए, हम आपको क्या बना देते हैं, हम आपको समर्थन देते हैं, आपके साथ गठबंधन बनाने के लिए तैयार हैं, बस बीजेपी की सरकार नहीं बननी चाहिए। और एक सबसे बड़ी हार हमारे लोकतंत्र की ये थी कि 104 सीटों वाला सीएम नहीं बनता, 35 सीटों वाला जो सबसे कम है, थर्ड पार्टी है, नंबर 3 पे आती है, उसका मुख्यमंत्री बन जाता है, उसकी सरकार बनती। तो मतलब इस तरह की है, वो फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं। एज यूजुअल स्ट्रेंथ, फर्स्टली कोएलिशन अकोमोडेट ऑल दोज हु ज्वाइन इट।
वो एक जोड़ के रखते हैं जो उसको ज्वाइन करता है। देयरफॉर इट हैज़ टू अवॉइड एन एक्सट्रीम पोजीशन एंड स्ट्राइक ए बैलेंस ऑन ऑलमोस्ट ऑल इश्यूज। और क्या करते हैं, वो एक्सट्रीम होने से बचते हैं। मतलब कोई भी आइडियोलॉजी में, जैसे बीजेपी को हिंदुत्व के मामले में एक्सट्रीम माना जाता है, वैसे है नहीं, लेकिन माना जाता है। ये कई मामलों में वो एक्सट्रीम हो जाते हैं, लेकिन ये एक्सट्रीम नहीं, ये बैलेंस रखते हैं हर चीज में। कॉम्प्रोमाइज एंड इंक्लूसिवनेस आर द हॉलमार्क ऑफ द कोएलिशन। जरूरी है कोएलिशन करने के लिए कि आप में समझौतावादी आपका दृष्टिकोण होता हो। आप पढ़ने वाले नहीं हो कि नहीं जी मैंने तो ये लिख दिया घोषणा पत्र में, मेरी आइडियोलॉजी है और मैं तो यही मानूंगा, मैं दूसरी चीज नहीं मानूंगा। कॉम्प्रोमाइज चलते हैं। कोएलिशन अगर आप किसी से करते हो तो समझौता आपको करना ही पड़ता है, और इसी तरह से आपकी सरकारें चलती हैं। दिस स्ट्रैटेजी पुट द अपोजिशन इज इन ए डिफिकल्टी। इस तरह से जो कांग्रेस है वो अपोजिशन विरोधी पार्टियों को डिफिकल्टी में रखती है, क्योंकि विरोधी पार्टियां फिर उसको हिला नहीं पाती। एनीथिंग दैट द ओपोजिशन वांटेड टू से वुड आल्सो फाइंड इन प्लेस इन द प्रोग्राम एंड आइडियोलॉजी ऑफ द कांग्रेस। अपोजिशन की कोई भी पार्टी है, वो चाहे कुछ भी आइडियोलॉजी या कुछ भी काम कर ले, वो सारी आइडियोलॉजी और प्रोग्राम कांग्रेस में भी मिल जाएंगे आपको। सेकेंडली, in a party that has the nature of coalition, there is a greater tolerance of internal differences and emotion of various groups। और इसके साथ साथ जो कांग्रेस पार्टी है वो सहन करती है डिफरेंट लोगों के इमोशंस को, और उसके भिन्न भिन्न ग्रुप्स के जो इंटरेस्ट हैं उनमें भी बैलेंस वो करती है। There is a greater tolerance of internal difference and ambition of various groups। मान लो कांग्रेस में पूंजीपति भी हैं, मजदूर भी हैं, लैंडलॉर्ड भी हैं, किसान भी हैं, तो इनके क्या है, इनके इंटरेस्ट आपस में टकराते हैं, तो ये बैलेंस करना जानती है। वो जानती है कि एक कम्युनिटी के लक्ष्य क्या हैं और कहाँ पर कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। इस तरह से वो सबके हितों को साथ में लेकर चलने वाली। द कांग्रेस डिड बोथ दीज थिंग ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। और ये सदैव से ही रहा है कांग्रेस में, कोई आज की नई बात नहीं है। एंड कंटिन्यू डूइंग दिस इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। और इंडिपेंडेंस के बाद भी ये करते रहे। That is why even if a group was not happy with the position of the party or with its share of power, it would remain inside the party and fight the other group rather than leaving the party। इसमें क्या है, मान लो एक पार्टी में एक ग्रुप जो है लोगों का, वो मतलब क्या करता है, दूसरे ग्रुप से अलग हो जाता, पार्टी स्प्लिट हो जाती। कांग्रेस ये कहती है कि आप फाइट करते रहो, लेकिन रहो पार्टी में ही। ठीक है, जैसे अभी राजस्थान में गहलोत और सचिन पायलट के बीच में क्राइसिस चल रहे हैं। सचिन पायलट ने कहा कि मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा कांग्रेस, मतलब फाइट चल रही है, लेकिन हम वो मौका देते हैं कि आप लड़ते रहो, कोई बात नहीं, लेकिन पार्टी में ही रहो, आप दूसरों हमें छोड़कर ओपोजिशन में मत जाइए। लेकिन अब तो काफी मतलब लीडर हैं वो जो जाने लगे हैं उनसे। दिस ग्रुप इनसाइड द पार्टी आर कॉल्ड फैक्शन। और इस तरह के जो ग्रुप होते हैं जो अंदर ही पार्टी का विरोध करते हैं उसे फैक्शन कहते हैं। द कोएलिशन नेचर ऑफ द कांग्रेस पार्टी टॉलरेट एंड इनफैक्ट इनकरेज वेरियस फैक्शन। और इस तरह से कोएलिशन जो नेचर है कांग्रेस का, वो कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे फैंक्स, इस तरह के ग्रुप जो विरोधी ग्रुप, विचारधारा वाले ग्रुप हैं, उनको सपोर्ट करता है। सम ऑफ दिस फंक्शन वर बेस्ड, क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि आप ये विरोध कांग्रेस पार्टी में ही कर सकते हो, किसी दूसरी पार्टी में जाके इस तरह का विरोध नहीं कर सकते। फंक्शन वर बेस्ड ऑन आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशन, बट वेरी ऑफन दीज फंक्शन वर रूटेड इन पर्सनल एम्बिशन एंड राइवलरीज। इंस्टेड ऑफ बीइंग ए वीकनेस, इंटरनल फंक्शनलिज्म बिकम द स्ट्रेंथ ऑफ द पार्टी। मतलब ये कमजोरी तो है कि आप एक दूसरे से लड़ते रहते हो, लेकिन ये मजबूती भी है कि आप लड़ भी रहे हो पर साथ में हो। ये कोई मराठी फिल्म है भाई, ये अरुण संधू 2 ये नावल है था किसी का, सिसहान एंड मुंबई दिनांक
ये चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र की स्टोरी है। ये स्टोरी बताती है एक जर्नलिस्ट होता है डीगू टिप्निस एज द साइलेंट सूत्रधार, मतलब किस तरह से सरकार बदलती है। सिंहासन फिल्म नाम की है, एक फिल्म है राजनीति, वो भी मराठी उस पर ही डिपेंड करती है कि किस तरह से जो बनाने वाले हैं, पार्टी बनाने वाले या नेता बनाने वाले हैं या सिंहासन पर बिठाने वाले हैं। जो मैंने आपको इंदिरा गांधी का उदाहरण दिया था कि किस तरह से जो निजलिंगप्पा थे और सिंडिकेट्स थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को सिंहासन तक पहुंचाया, मतलब पीएम तक की कुर्सी तक पहुंचाया। तो इस तरह का कोई ना कोई सूत्रधार तो होते हैं। आप ऐसी फिल्में देख सकते हो कि किस तरह से मुख्यमंत्री बनाए और हटाए जाते। ठीक है। उसके बाद भारतीय जनसंघ आज की भारतीय जनता पार्टी का मूल दल है भाई, ये इसी से निकली है। और ये पार्टी थोड़ी सी अलग है हिंदुत्व के मामले में। ये प्राचीन जो हमारी सभ्यता संस्कृति है उनमें विश्वास करने वाली है, उनको ऊपर उठाने वाली है। अपने प्राचीन गौरव मूल्यों को ये अपने उसमें एजेंडे में जगह देती है। जैसे अभी देखो आप कितनी सारी चीज़ें जो इन्होंने बोली थी, 370 की धारा के ये खिलाफ थे, कहते थे कि अगर अखंड भारत बनाना है तो जम्मू कश्मीर को अलग से स्टेटस ना दे, इन्होंने ख़त्म कर दिया। अब राम जन्मभूमि पे बहुत लंबा विवाद था, अब फैसला आ गया है, शायद आज वो नींव भी रखेंगे राम जन्मभूमि पे राम मंदिर की। तो इस तरह से जो इनकी विचारधारा है वो ज़्यादातर भारतीय कल्चर पे है। ये थोड़ी सी अलग है दूसरी पार्टियों से इस बात को लेकर, लेकिन कंजर्वेटिव नहीं है। ये विचार इसमें जो कारखाने वगैरह है उसमें प्राइवेटाइजेशन को महत्व देती है। इन भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी 1951 में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके फाउंडर प्रेसिडेंट थे इन्होंने ही। और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो नेता थे जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में काम किया था, बाद में इन्होंने रिजाइन कर दिया था। इट्स लाइनेज हाउएवर कैन बी ट्रैक्ड बैक टू द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एंड द हिंदू महासभा बिफोर इंडिपेंडेंस। महाराष्ट्र में ये दोनों संस्थाएं थी। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज भी हैं और इनसे ही इस पार्टी का जन्म माना जाता है। ये दोनों ही उस टाइम जो मुस्लिम संस्कृति को उभारने की कोशिश की जा रही थी, मुसलमानों के हितों पर ज़्यादा ध्यान दे रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उसके काउंटर में खड़ी हुई थी कि मतलब हिंदू भी हैं इस देश की मेन जो जनसंख्या वो है, उनको भी महत्व दिया जाना चाहिए। और ये भारत के पार्टीशन के खिलाफ थी। भारत की मतलब हिंदू एक राष्ट्र के रूप में भारत को विकसित करना चाहते थे, लेकिन हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं कि दूसरे धर्मों के प्रति ये इंटॉलरेंस है, साथ में वो रहने की बात भी करते हैं। ठीक है। द जनसंघ वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्टी इन टर्म ऑफ आइडियोलॉजी एंड प्रोग्राम्स। थोड़ी सी अलग है अपनी आइडियोलॉजी में। इट एम्फेसिस द आइडिया ऑफ वन कंट्री, वन कल्चर, वन नेशन, बिलीव दैट द कंट्री कुड बिकम मॉडर्न, प्रोग्रेसिव एंड स्ट्रॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन। इनकी आइडियोलॉजी है कि एक देश है, एक देश होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान के ये पार्टीशन के पाकिस्तान बनने के विरुद्ध थे ये। एक देश होना चाहिए, एक उसकी संस्कृति, एक राष्ट्र, और ऐसा देश जो मॉडर्न हो, प्रोग्रेसिव हो, लेकिन भारतीय वैल्यूज हो साथ में। भारतीय कल्चर ना भूलें भारत वाले। और क्यों उनको लगता था कि भारतीय कल्चर और ट्रेडिशन ही हम एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होकर मतलब हम रह सकते हैं उसमें। वो कहते हैं कि एक अखंड भारत बनेगा, पाकिस्तान और इंडिया को जोड़कर अखंड भारत की नीति को वो अपनाते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह, लाल कृष्ण अडवाणी इस तरह के विचार प्रकट करते रहते थे। द पार्टी वाज इन फोर फ्रंट ऑफ द एजिटेशन टू रिप्लेस इंग्लिश। वो इंग्लिश को ख़त्म करके हिंदी को मतलब राष्ट्रभाषा बनाना चाहते हैं।
as the official language in India was also opposed to granting of consents to religion and culture minorities। और वो इस बात के विरोध में है कि भारत अगर एक लोकतांत्रिक देश है तो किसी एक चाहे माइनॉरिटी क्यों ना हो उसको ज़्यादा माइनॉरिटी को ज़्यादा लाभ नहीं मिलने चाहिए, मेजोरिटी को भी लाभ मिलने चाहिए। और ये एक सही बात है, मेजोरिटी होना कोई पाप थोड़ी नहीं है। अगर हम ज़्यादा संख्या में हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे हक छीनकर सारे माइनॉरिटी को दे दीजिए। माइनॉरिटी का जितना प्रोटेक्शन जरूरी है, मेजोरिटी का भी प्रोटेक्शन उतना ही जरूरी है। द पार्टी वाज ए कंसिस्ट एडवोकेट ऑफ इंडियन डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन्स। और पार्टी का ये मजबूत आइडिया है कि भारत को न्यूक्लियर वेपन से मजबूत होना चाहिए, मतलब हमारे पास हथियार होने चाहिए परमाणु। और इसी वजह से जब 1998 में गवर्नमेंट आई अटल बिहारी वाजपेयी की तो इन्होंने परमाणु परीक्षण किए थे। लेकिन एक बात मैं बता दूं क्लियर, हम ये पूरा श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी को ही नहीं दे सकते। ये प्रोसेस 1990 के आसपास से चली आ रही थी। जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तो बताते हैं कि जब 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी ने शपथ ली थी, 13 दिन के लिए ही वो प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने हाथ में 2-4 अक्षर की एक चिप उनको दी थी अटल बिहारी वाजपेयी को, बात नहीं की। और उन्होंने कहा था कि अब्दुल कलाम से बात कर लीजिए। और अब्दुल कलाम उस टाइम हमारे यहाँ परमाणु हथियार डेवलप करने के एजेंसी के हेड थे। तो ये प्रक्रिया काफ़ी लंबी थी। लेकिन 1998 में जब वो वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री बने, इसी पार्टी के थे, तब न्यूक्लियर विस्फोट सेकंड टाइम हुआ। पहले 1974 में भी हो चुका था। चाइना कैरिड, क्योंकि 1964 में चाइना ने हथियार बना लिए थे तो कांग्रेस सरकार पर इन्होंने प्रेशर डाला कि आप भी हथियार बनाइए। इन द 1950s जनसंघ रिमेन्ड ऑन द मार्जिन ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड वाज एबल टू सिक्योर ओनली 3 लोकसभा सीट। 1952 में जब इलेक्शन हुए तो सिर्फ 3 सीटें थी। भाई कैसे किसी चीज़ का डेवलपमेंट होता है? मतलब एक लोकतांत्रिक देश में ही एक स्कोप रहता है कि 3 पार्टियों वाली कभी पार्टी आने वाले समय में 303 सीटें जीतेगी। और वो कांग्रेस जो 1952 में 364-65 सीटें जीत कर आई थी, आज वो बहुत 40-45 सीटों पर सिमट गई है। काफ़ी जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वहाँ ये काफ़ी लोकप्रिय हैं, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनमें तो इसकी गवर्नमेंट बनती ही रहती है। और वर्तमान में हरियाणा में भी इसकी गवर्नमेंट बनी है, जो पहले कभी नहीं बनी थी। पिछले 10 साल से 2 योजनाओं में ये हरियाणा में काम कर रही है। राजस्थान में ये एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी इस तरह से काम करती है। और इसके में जो मेन लीडर हैं वो है दीनदयाल उपाध्याय। आपकी लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक आई हुई है इसकी, वो मिल जाएंगे आपको। बलराज मधोक। द भारतीय जनता पार्टी ट्रेस इट्स रूट टू द भारतीय जनसंघ। और भारतीय जनसंघ में इसकी मतलब वहीं से जड़ें इसकी निकली हैं। दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर बहुत सारी योजनाएं इस सरकार ने चलाई हैं। भाई मोदी सरकार ने, बिजली से संबंधित है और बहुत सारी हैं, वो देख लेना आप। इसके नाम पर एक अभी नवाजुद्दीन नाम का एक रेलवे स्टेशन था, उसको भी दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन बनाया गया है। फुल टाइम आरएसएस के नेता थे 1942 में। फाउंडर मेंबर ऑफ भारतीय जनसंघ, जनरल सेक्रेटरी एंड लेट प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनसंघ, इनिशिएटेड द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। उसके बाद है द कांग्रेस सिंस देयर वाज रूम विद इन द पार्टी। ये हम कांग्रेस के बारे में पढ़ रहे थे कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी दूसरी पार्टियों के लिए भी एक दूसरी आइडियोलॉजी के लोगों को भी एक रूम देती है कि वो अपने विचारों को दूसरों से शेयर कर सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।